हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी जो बीपीएससी ने 07/2020 एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया है। उसमें जो सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन पेपर 5 और 6 का हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चंस में जो मॉडल आंसर कीज दी हैं वो गलत दी हुई हैं। सो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पर स्टूडेंट्स को डाउट है, उनके डिस्कशन की जरूरत है। सो आई हैव कंपाइल्ड ऑल दोज क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने मुझे रेफरेंस के लिए भेजे हैं। सो आई विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन, और जिसमें आपको डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। मेरे पास अभी जितने क्वेश्चंस आए थे मैंने सभी कंपाइल करने की कोशिश की है पेपर 5 और पेपर 6 में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अ सीवेज सैंपल हुज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज सेम एज द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द बीओडी इज। तो बेसिकली यहाँ पर डाउट है स्टूडेंट्स को ऑप्शन ए और डी में। जो मॉडल आंसर की दी है उसमें उन्होंने 100 वैल्यू दी है, ठीक है। तो जैसे ही 100 वैल्यू लिखते हैं तो बेसिकली जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज फॉर्म, ठीक है। अभी रेफरेंस में बता दूंगा आपको कि ये परसेंटेज फॉर्म में लिखते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन में परसेंटेज नहीं लिखा है। सो अगर आप 100% रिलेटिव स्टेबिलिटी आप कहते हो तो इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी दैट विल बी 1, ठीक है। जहां से इन्होंने क्वेश्चन उठाया है उसका मैं रेफरेंस दे देता हूं। सीवेज डिस्पोजल की जो बुक है एसके गर्ग की, उस पे अगर आप जाकर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 128 है, जहां पर आप देखोगे यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी मेंशन है कि जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है ये हमारा एक रेशियो की तरह डिफाइन होता है, ठीक है। तो रेशियो सपोज हो गया 0.6 या 0.8, इस न्यूमेरिकल वैल्यू से आते हैं। हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर बिकॉज परसेंटेज मेंशन नहीं है तो जो वैल्यूज आएंगी दैट विल बी इन न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्म। तो आप 100% को आप लिखोगे कि इट्स रिलेटिव स्टेबिलिटी इज 1, ठीक है, बिकॉज आपने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन डी होना चाहिए। इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। इसमें रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर बुक एसके गर्ग के दिए हुए हैं, आप उसका यूज कर सकते हो। उसका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि जो हमारा 70 आर लोडिंग है ब्रिज के लिए, उसका आईआरसी के हिसाब से जो ट्रैक व्हीकल का वेट है वो कितना कंसीडर करते हैं। इन्होंने आंसर में 700 किलो न्यूटन दिया है और इसका करेक्ट आंसर भी 700 किलो न्यूटन है। अब डॉक्टर विक्टर जॉनसन की बुक में देखेंगे पेज 42 पे एलिमेंट्स ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग में, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो 70 आर लोडिंग है इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैक व्हीकल। अगर आप ट्रैक व्हीकल कंसीडर कर रहे हो तो जो स्टैंडर्ड लोड आपको लेना है वो 700 किलो न्यूटन लेना है। व्हील लोड के केस में हमारी लोडिंग बढ़ जाती है और इट इज कंसीडर्ड एज 1000 किलो न्यूटन एज द डिजाइन स्टैंडर्ड। यहां पर मैंने आपको दिखाया भी हुआ है आरसी क्लास 70 आर लोडिंग विद अ टोटल लोड ऑफ 1000 किलो न्यूटन एंड ट्रैक्ड व्हील हैविंग अ टोटल वेट ऑफ 700 किलो न्यूटन। यहां पर जनरली हमारी जो 70 आर लोडिंग है वो हम यूज कर रहे हैं इन यूज्ड फॉर रेटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रिजेस एंड जनरली इन प्लेस ऑफ क्लास ए लोडिंग। ये जनरली प्रैक्टिस है फॉलो करने की, ठीक है। तो इसे आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन है फिक्स टाइप बियरिंग जो है उसमें आरसी रॉकर बियरिंग हमारी जो है वो फिक्स्ड बियरिंग है। ये दोनों बियरिंग जो है हमारी फिक्स्ड बियरिंग की कैटेगरी में नहीं आती है। तो हमारा जो मॉडल आंसर की है और जो करेक्ट आंसर की है वो सेम है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। रेफरेंस के तौर पर आपको एलिमेंट्स ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग पेज 345 डॉक्टर विक्टर जॉनसन 2017 का एडिशन का बुक है। पेज 345 में इस बुक के आपको क्लियरली मेंशन है कि हमारी जो एक्सपेंशन बियरिंग्स हैं उसमें स्लाइडिंग प्लेट, स्लाइडिंग कम रॉकर, आरसी रॉकर एक्सपेंशन और इलास्टिक बियरिंग आती है। फिक्स्ड बियरिंग में रॉकर बियरिंग, स्टील रॉकर बियरिंग, आरसी रॉकर बियरिंग, ये सारी हमारी फिक्स्ड बियरिंग की कैटेगरी में आती है। तो आप देखोगे कि हमारा जो फिक्स्ड बियरिंग है ये आरसी रॉकर बियरिंग है, बाकी हमारी
एक्सपेंशन बियरिंग्स की कैटेगरी में आती है, जहां पर हम एक्सपेंशन लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन अलाउ कर रहे हैं। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिस्टॉक जो है हमारा 3000 मीटर लॉन्ग है, इसकी लेंथ दी हुई है, और जो प्रेशर वेव है यानी वो वेलोसिटी 1500 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है इसमें, ठीक है, जो बिकॉज ऑफ यहाँ पर वॉल था, हमने जो प्रेशर वेव जनरेट की उसकी जो वेलोसिटी है 1500 मीटर पर सेकंड है, और एक्चुअल जो टाइम लगा इस वॉल को क्लोज करने के लिए यूनिफॉर्मली क्लोज किया गया है, और इट इज कंप्लीटेड इन 4.5 सेकेंड्स। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि हमारा किस टाइप का क्लोजर है वॉल्व का, तो उसके लिए आपको हमें थ्योरेटिकल टाइम निकालना होगा विच इज गिवन बाय 2L/c। तो इससे आप कैलकुलेट करोगे, 2L इज लेंथ इज 3000 मीटर एंड c 1500 मीटर, तो आपका ये 4 सेकेंड्स आएगा। तो बिकॉज जो हमारा टाइम टेकन है वो लेस देन दी जो एक्चुअल टाइम हमें लग रहा है क्लोजर में उससे कम है, तो इट मींस कि हमारा ये सडन क्लोजर है, बिकॉज हमें एक्चुअल टाइम ज्यादा लग रहा है, सॉरी एक्चुअल टाइम जो है वो हमारा ज्यादा है, सॉरी थोड़ी मैंने कुछ मिस्टेक कर दी बोलने में, जो एक्चुअल टाइम है वो हमारा ज्यादा लग रहा है, तो इट इज अ स्लो क्लोजर, ठीक है, बिकॉज जो थ्योरेटिकल टाइम से ज्यादा टाइम लगने की वजह से हमारा जो क्लोजर है वो स्लो है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। इन्होंने मॉडल आंसर की में बी दिया हुआ है, सो इट इज रॉन्ग। इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है। रेफरेंस के तौर पे ये जो क्राइटेरिया है ये इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स की एसके सोम की सेकंड एडिशन की बुक है, जहां पे ये कैटेगराइजेशन दिया हुआ है कि टाइम टेकन फॉर वॉल क्लोजर, अगर हमारा एक्चुअल टाइम टेकन जो है विच इज ईयर 4.5 सेकेंड्स, ये हमारा ग्रेटर है 2L/c से, जो थ्योरेटिकल टाइम है, तो हमारा जो कैटेगरी है वो स्लो क्लोजर की है। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रिवाइज्ड सीबीआर डिजाइन मेथड है, रिवाइज्ड सीबीआर डिजाइन मेथड की बात कर रहा है और इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग बात कर रहा है कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स का डिजाइन है उसमें हम टोटल थिकनेस जो है वो हमारे किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो ये तो क्लियर है, बिकॉज सीबीआर मेथड है तो सॉइल की सीबीआर यानी सॉइल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ जो रिवाइज्ड मॉडिफिकेशन आया था उसमें हमारा क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल लोड पर डिपेंड करता है रादर देन नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स पर डे। तो हमारा इन्होंने जो मॉडल आंसर की दी है उसमें ऑप्शन बी दी है, बट करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। रेफरेंस के लिए जो IRC 37 है जो रिवीजन के बाद 2001 में अपडेट हुआ था उसका मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, इस 3.2.3 क्लॉज को आप पढ़ेंगे, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जो अप्रोप्रिएट डिजाइन है उसमें जो सिंपल इनपुट पैरामीटर्स हैं डिजाइन के लिए, उसमें सबग्रेड की सीबीआर वैल्यू है यानी सॉइल की, और डिजाइन ट्रैफिक है इन टर्म्स ऑफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स पर डे, इन टर्म्स ऑफ क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल्स विच इज रिटन एज मिलियन स्टैंडर्ड्स एक्सेल्स। और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में भी इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि टू हैंडल लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सेल लोड these guidelines were revised in 1984 following the equivalent axle load concept. In this approach, the pavement thickness was related to cumulative number of standard axles to be carried out for different subgrade strengths. So, different subgrade strength is a function of CBR of soil. ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। कुछ बुक्स में आप मैग्नीट्यूड ऑफ व्हील लोड कहने लगेंगे, बट करेक्ट आंसर जो है इसका वो हमारा एज पर रिसेंट प्रोविजंस ऑप्शन सी होगा। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा एक सिंपल फ्रेम्ड स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसकी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी पूछी गई है। अब डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी जो है वो काइनेटिक इंडिटरमिनेसी भी हो सकती है और या फिर हमारी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, प्रॉपर नहीं है, इस वजह से भी आप उसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो इन माई ओपिनियन। सो इसमें आपको कैलकुलेशन पार्ट पे जाने की जरूरत नहीं है कि आप जो आंसर मैच कर रहा है आप उसको मैच करा दो। क्वेश्चन इम्प्रॉपर है तो ऑप्शन कुछ भी हो, इन माय ओपिनियन इट शुड बी रेज्ड फॉर ऑब्जेक्शन, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है कि क्या आपको निकालना है, ठीक है, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सेक्शन का हमारा सेफ फैक्टर कितना होता है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को ए या बी में कंफ्यूजन है, मैं आपको बता दूं इसमें थोड़ा सा ट्रिक ये है कि इसमें मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस
ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट कैसा है शेप का, इस पर भी हमारा शेप फैक्टर डिपेंड कर रहा है। सो मेजर एक्सिस के अबाउट है या माइनर एक्सिस के अबाउट है, ये इसमें नहीं दिया है। ठीक है, नहीं दिया है तो इनमें से इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि कोई भी ऑप्शन नहीं करेक्ट है, बिकॉज मेजर एक्सिस के लिए अलग वैल्यूज होती हैं, माइनर एक्सिस के लिए अलग वैल्यूज होती हैं। तो रेफरेंस के लिए अगर लिमिट स्टेट डिजाइन की एसके दुग्गल की सेकंड एडिशन की बुक आप देखोगे तो वहां पे आपको मिलेगा इस स्ट्रॉन्ग एक्सिस के अलोंग 1.14 वैल्यू है और वाइड फ्लैंज यानी वीक एक्सिस के अलोंग 1.5 वैल्यू है। ठीक है, ये एसके दुग्गल की बुक है। दूसरा एक रेफरेंस और मैंने लगाया हुआ है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स वॉल्यूम 2 पेज 683 में, यहां पर भी क्लियरली लिखा हुआ है जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है फॉर शेप फैक्टर फॉर एन आई सेक्शन फॉर बेंडिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग एक्सिस इज 1.12 और वीक एक्सिस के अबाउट 1.55 है। तो ये आपको अलग अलग बुक्स में थोड़ा सा माइनर चेंजेस मिलेंगे। तो रेंज जो है आई सेक्शन की ये है डिपेंडिंग अपॉन कि किस एक्सिस के अबाउट पूछा जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों को कहेंगे कि 1.5 कर देते, तो बिकॉज एक्सिस नहीं मेंशन है तो यू कैन नॉट फोर्स कि हमारा 1.5 आंसर करेक्ट होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, बिकॉज एमसीक्यूज में हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देने की हमें कोशिश करनी होती है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इज ऑप्शन डी। अगर यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं होता तब हम कोई दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करते कि एक सर्टेन सर्कमस्टेंस है जिसमें हमारा ऑप्शन बी हो सकता है नियर अबाउट 1.5। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है क्योंकि मॉडल आंसर की में इन्होंने 1.2 दे दिया है। तो जो भी दिया हो बट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विड्थ ऑफ द फाउंडेशन इज 900 mm, सेटलमेंट इज फाउंड टू बी 30 mm। ठीक है, हमारा फाउंडेशन का जो विड्थ है वो 30 mm है और इसकी जो विड्थ है वो 900 mm है। सेम कंडीशन में जो फुटिंग की विड्थ है वो हमारी 600 mm है। तो सेटलमेंट हमारा कितना होगा? तो सेटलमेंट जो है ये टिपिकली डिपेंड करता है कि हमारा किस टाइप की सॉइल है। पहले तो ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, इसकी वजह से आप इसमें से निकाल ही नहीं सकते हो। ठीक है, बट इन केस बाय डिफॉल्ट हम ये अज्यूम करते हैं कि हमने एक प्लेट लोड टेस्ट किया, उसमें अगर हमारा सैंडी सॉइल है, कोर्सर सॉइल है, तो हम प्लेट लोड टेस्ट अप्लाई करते हैं IS 1888 के अकॉर्डिंग। IS 1888 हमारा एक फॉर्मूला देता है सैंडी सॉइल्स के लिए। ये फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो, जो वैल्यूज मैंने लिखी, तो नियर अबाउट जो सेटलमेंट है वो 24 mm आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। बहुत लोगों ने इसको मैच करा के 20 mm कर दिया है, बट इन माय ओपिनियन इट इज नॉट करेक्ट। 24 mm आ रहा है और टाइप ऑफ सॉइल भी मेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि ये हमारा सैंडी या डेंस सैंड, मीडियम या डेंस सैंड्स के लिए है ये सेटलमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, रेफरेंस के लिए इसके गोपाल रंजन की मैंने सॉइल मैकेनिक्स की बुक भी लगाई हुई है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको 20 mm लाने के लिए ये एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एज्यूमिंग कि एक लोई सॉइल है। बट आप यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये थ्योरेटिकल अजम्पशन है जिसको हम सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन ऑन क्ले के लिए यूज कर लेते हैं, बट इट इज नॉट टू बी सीरियसली यूज्ड इन डिजाइन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम जनरली सिर्फ एस्टिमेशन पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन डिजाइन में इसका यूज नहीं है। इट इज सो और प्लेट लोड टेस्ट भी जो है इट इज नॉट हैविंग मच रिलेवेंस इन क्ले सॉइल्स। तो यहां से आप जब कैलकुलेट करोगे तो 20 mm आएगा और वहां से कैलकुलेट करोगे 24। तो मल्टीपल ऑप्शंस आर कमिंग और ये फॉर्मूला भी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, जो कि हम डिजाइन में नहीं यूज कर सकते। तो आई वुड सजेस्ट कि हमें ये यूज नहीं करना है। और हमारे पास बिकॉज 20 mm भी है और नन ऑफ द अबव है, तो मेरे ख्याल से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो डी ही होगा, जो इन्होंने मॉडल आंसर की में दी है। तो दो रीजंस हो गए कि टाइप ऑफ सॉइल हमारा नहीं मेंशन्ड है, तो इसकी वजह से क्लियर है कि आप नन ऑफ द अबव पे जा सकते हैं। और फॉर्मूला भी यूज करते हैं स्टैंड एज्यूम करके, तो भी 24 mm आता है। तो जो आंसर की दी है उसके हिसाब से मेरे हिसाब से करेक्ट है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोक्स लॉ की एप्लीकेबिलिटी के बारे में पूछा गया है कि हमारा किस साइज रेंज में हमारा स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नन ऑफ ऑप्शन इज करेक्ट। जो मॉडल आंसर की इन्होंने सी तो दिया है, बट जो हमारा कोडल प्रोविजंस है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, गोपाल रंजन की पेज 229 की बुक में 2007 एडिशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन्ड है कि जो हमारा स्टोक्स लॉ है
वो 0.2 mm और 0.0002 mm की साइज रेंज में वेरी करता है। तो ये 0.0002 और लेस देन 0.2 mm। और यहाँ क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हैं वो कहता है कि 0.2 mm से ऊपर 2 मीटर तक। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि साइज जो स्फीयर्स है जिनका डायमीटर 0.2 से ज्यादा है वहां उनकी वजह से पानी में टर्बुलेंस होता है, और इसकी वजह से जो स्टोक्स लॉ है वो हमारा एप्लीकेबल नहीं है। तो पार्टिकल साइजेस हैविंग ग्रेटर देन 0.2 mm, तो यहाँ पर सभी पार्टिकल साइज जो है वो 0.2 mm से ग्रेटर रेंज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसमें आपका ये क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत है, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इफेक्टिव लेंथ कॉलम की क्या होगी अगर दोनों एंड्स हमारे रिस्ट्रेंट अगेंस्ट ट्रांसलेशन है, यानी हमारा लेटरल मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, और जो रोटेशन के अगेंस्ट रिस्ट्रेंट है वो केवल एक एंड पे है, यानी दूसरी एंड पे हमारा रोटेशन हो सकता है। तो एक तरीके से एक हमारा फिक्स्ड एंड है, दूसरा हमारा पिंड है, यानी यहाँ पे ये हिंज है तो रोटेशन हो पा रहा है बट ट्रांसलेशन इज नॉट अलाउड। तो एक पिंड हो गया। तो ये अरेंजमेंट के लिए जो हमारा कोडल प्रोविजंस है, यहाँ पे सबसे पहले तो टाइप ऑफ कॉलम नहीं मेंशन है कि आरसीसी कॉलम है या स्टील कॉलम है। तो हम कुछ भी एज्यूम करें, अगर हम आरसीसी और कॉलम एज्यूम करते हैं तो हमें IS 456 रेफर करना पड़ेगा। तो इस सिमिलर कंडीशन को मैच करने के लिए जो कंडीशन है वो सीरियल नंबर 2 पर है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स एंड रेस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। तो यहाँ पे जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो तो 0.7 L है, बट जो डिजाइन के लिए रिकमेंडेड है वो 0.8 L है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये क्लियरली नहीं दिया हुआ है कि हमें थ्योरेटिकल लेंथ बतानी है या डिजाइन या रिकमेंडेड लेंथ बतानी है, बट अगर हम रिकमेंडेड लेंथ की तरफ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली लिखा है इट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ, तो हमें ऑप्शन में यही टिक करना होगा। तो 0.8 L इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बिकॉज इट इज अ रिकमेंडेड वैल्यू फॉर डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। और अगर हम स्टील की भी बात करें, स्टील कॉलम्स में, तो रेफरेंस के लिए इसके दुग्गल की मैंने बुक का पेज 328 लगाया हुआ है, आप स्टील के IS 800 में भी जाकर देखेंगे कि यहाँ पर जो इफेक्टिव लेंथ है, ये वाली जो कंडीशन है रिस्ट्रेंट, यहाँ पे हमारा जो रोटेशन है एक अंक पे वो फ्री है, तो 0.8 L वैल्यू है। तो मेरे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होना चाहिए इसका 0.8 L होना चाहिए। तो आप इन दोनों का रेफरेंस लगा देंगे बिकॉज हमें हमेशा रिकमेंडेड वैल्यू पर जाना है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा 0.8 L है। 0.70 L जो इन्होंने ऑप्शन दिया दैट इज थ्योरेटिकल वैल्यू। और अगर आप इस पे जाते हो तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी टाइप ऑफ कॉलम है वो भी मेंशन्ड नहीं है। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ए होगा, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमारा सर्कुलर कॉलम है जिसका रेडियस जो है वो 200 mm है और एक सर्कुलर फुटिंग है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें कुछ इस तरह, ठीक है, तो इसका जो रेडियस है ये हमारा 1.2 मीटर है। अगर इसका प्लान देखेंगे तो ये हमारा कॉलम है, इसका रेडियस इन्होंने ये रेडियस जो दिया है, ये रेडियस हमारा 0.2 मीटर है, और जो डेप्थ ऑफ फुटिंग है, यानी ये जो डेप्थ है फुटिंग की, ये हमारी 0.6 मीटर है। बेसिकली ये हमारी डी डेप्थ है। और हमारा फैक्टर्ड अर्थ प्रेशर जो है वो QU है, और हमसे पूछा जा रहा है डिजाइन टू वे शियर फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए मैंने डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर की 614 की बुक है, रामचंद्र बी गहलोत की 2012 एडिशन की, यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है कि हमारा सर्कुलर फुटिंग के केस में डिजाइन टू वे शियर आप कैसे निकालते हो। तो आंसर मैंने इसमें मॉडल आंसर की नहीं देखी, इस पर डाउट था स्टूडेंट को, इसलिए मैंने कवर किया इस वीडियो में। तो जो आपका क्रिटिकल सेक्शन है टू वे शियर के लिए वो इसकी पेरिफेरी से d/2 दूरी पे होगा। ठीक है, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो इस पेरिफेरी पे हमारा शियर स्ट्रेस कितना होगा, तो हमारा कल जो एक्चुअल में लोड कंट्रीब्यूट करेगा टू वे शियर के लिए, इसके बाहर जो एरिया है हमारा, ठीक है, ये हमारा रोल प्ले करेगा। तो इसके वॉल पे जो हमारा शियर फोर्स होगा दैट विल बी टू वे शियर VU मान लेते हैं,
क्यू यू इंटू, बिकॉज सर्कुलर एरिया है प्लान में, तो टोटल जो एरिया था पाई आर स्क्वायर माइनस आर, जो हमारा ये पेरिफेरी बनी वो आर प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर बनी। इसका रेफरेंस मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सर्कुलर कॉलम का प्लान है। यहाँ पर शेयर फोर्स फॉर 2 वे शेयर है, तो क्यू पाई आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 बाई 2 डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू नॉट इंटू पाई, यहाँ पाई को इन्होंने पी से डिनोट किया है, मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, जो आर स्क्वायर है दैट इज 1.25 स्क्वायर माइनस आर 0.2 है रेडियस कॉलम का, और डी प्लस डी बाई 2 यानी 0.3 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो विल गेट 1.3125 पाई क्यू नॉट। तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगर आप इसके अलावा कोई आंसर की तो दी है, आप चेक कर लीजिएगा, तो आप इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर देना। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोनेट के रिगार्डिंग। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में बी दिया हुआ है, बट करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। जो फ्लोनेट है सभी चीजों के लिए कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। रेफरेंस के लिए सॉइल मैकेनिक्स की बुक पेज 176 2007 का जो एडिशन है उसमें आप देख सकते हो कि यूजेस ऑफ फ्लोनेट दिया है, जिसमें सीपेज कैलकुलेशन है, अपलिफ्ट प्रेशर है, सीपेज थ्रू सॉइल है, एग्जिट ग्रेडियंट एंड पाइपिंग, सब कुछ आप निकाल सकते हो इसमें जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर निकालना है, तो यहाँ पर इन्होंने जो आंसर दिया है उसमें दिया है कि हमारे 2 मेंबर्स हमारे जीरो फोर्स मेंबर्स हैं, बट आप इसमें कैलकुलेशन अटैच कर दीजिए। और ये वाला पेज 118 का जो देवव्रत और कोटधर की मैंने बुक का रेफरेंस दिया है कि हमारे जो 2 मेंबर फोर्सेस हैं वो कैसे जीरो हो रहे हैं, इसमें मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ, तो इसकी आप कैलकुलेशन शीट अटैच कर दीजिए। इसमें आपको पता चलेगा कि ये मेंबर और ये मेंबर मेथड ऑफ सेक्शन से आप निकाल लोगे। ये फोर्स हमारी पी फोर्स आ रही है और सेक्शन से हमारा जो ये फोर्स है ए भी हमारा जीरो आएगा। तो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। आप इसमें मैनुअली आप कैलकुलेशन अटैच कर दो और ये वाला रेफरेंस अटैच कर दो, जिससे ये दोनों फोर्स मेंबर्स जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं उसमें हमारी जीरो फोर्स आ रही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्रिटिकल शियर स्ट्रेस है in which the incipient motion of sediment takes place is proportional to, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है जो क्रिटिकल शियर स्ट्रेस है। इसका मैं रेफरेंस आपको दे देता हूँ। इन्होंने जो मॉडल आंसर की में ऑप्शन ए दिया हुआ है दैट इज नॉट करेक्ट। रेफरेंस इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की एसके गर्ग की बुक है, ठीक है। यहाँ पे शील्ड्स एंड ट्रीटमेंट मेथड का यूज किया गया है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो पार्टिकल रेनॉल्ड नंबर है वो रो वी डी बाई यू है। तो रेनॉल्ड नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पार्टिकल साइज। और यहाँ लास्ट में जाके जो हमारा क्रिटिकल शियर स्ट्रेस है विच इज कॉजिंग इंसिपिएंट मोशन ऑफ द पार्टिकल दैट इज टाउ सी। ये टाउ सी जो है आप देख पा रहे हैं कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड दिस पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। और ये हमारा टाउ सी के डिनोमिनेटर में भी डी आ रहा है, तो टाउ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो यहां से आप सीधे सीधे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर यूजिंग दिस रेफरेंस। यहाँ पे शील्ड एंड ट्रीटमेंट थ्योरी का यूज किया, तो इसमें ऑब्जेक्शन आपको रेज कर देना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है यानी आईसी, वो हमारा अगर 0 है तो हमारी जो सॉइल है वो इसका मतलब लिक्विड लिमिट पे है। इन्होंने जो आंसर दिया है इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है, बट जबकि ये वैल्यू तब होती है जब हमारा आईसी निगेटिव होता है, ठीक है। तो रेफरेंस के लिए बीसी पूनमिया की सॉइल मैकेनिक्स की पेज 61 में 2005 एडिशन की बुक में देखेंगे जाके, तो ये क्लियरली मेंशन्ड है कि इफ द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज इक्वल टू यूनिटी इट इज एट प्लास्टिक लिमिट, इफ इट इज इक्वल टू 0 इट इज एट लिक्विड लिमिट, और अगर इट एक्सीड्स यूनिटी तो सॉइल सेमी सॉलिड स्टेट में है और स्टिफ है। निगेटिव कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मतलब है कि सॉइल हमारी बिहेव्स लाइक अ लिक्विड। तो ये इन्होंने गलत आंसर दिया है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन कैनाल फ्लोज अंडर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे पहला पैरामीटर है कि कैनाल प्रेशर से फ्लो कर रहा है। दूसरा कि हमारा जो एफएसएल है नेचुरल ड्रेनेज का, वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को, ठीक है, जो सपोर्टिंग अंडर साइड ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उसको टच नहीं कर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा फ्रीली फ्लो हो रहा है
और ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा प्रेशर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो फ्रीली फ्लो के केस में हमारा सुपर पैसेज बन जाता है, जो कि इन्होंने मॉडल आंसर की में दिया हुआ, और ये ऑलरेडी एग्जाम एनबीसीसी जेईई में शायद पूछा गया है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से फ्रेम नहीं किया गया। ये प्रेशर के केस में जैसे ही आप प्रेशर वर्ड यूज करते हो, इट मीन्स कि वो हमारा साइफनिक एक्शन से ही पानी निकलेगा, तो वहां पे साइफन भी आंसर हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें आप रेस कर सकते हो कि यहाँ पे दो पैरामीटर्स अलग अलग बात कर रहे हैं, और रेफरेंस के लिए आप इरिगेशन एसके घर की बुक लगा दीजिएगा, जहां पर एक सुपर पैसेज ये वाला होगा, जहां पे लिखा हुआ है कि केवल पानी ग्रेविटी के प्रेशर में आपका फ्रीली फ्लो कर रहा है, लेकिन कैनाल साइफनिक एक्शन अंडर ट्रफ जैसे ही होगा तो ये हमारा एफएसएल जो इसको उसके ऊपर चला जाएगा। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर फ्लोज ओवर अ रेक्टेंगुलर सप्रेस्ड वियर, द प्रेशर बीनीथ द नैप इज। ठीक है, तो बेसिकली अगर रेफरेंस देखोगे आप तो जॉर्ज एच हैग्रीव्स की बुक है इरिगेशन फंडामेंटल्स की, उसमें आप ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपका लिखा हुआ है कि जो सप्रेस्ड वियर है, ठीक है, उसमें हमारा उसकी सप्रेस्ड वियर में जो लोअर नैप है डाउन स्ट्रीम साइड में, उसमें हमारा सप्रेशन की वजह से एयर सर्कुलेट होती है, और इसको ठीक करने के लिए हम एरेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और सप्रेस्ड वियर में द साइड्स ऑफ स्ट्रक्चर में प्रिवेंट एयर फ्रॉम सर्कुलेटिंग अंडर नैप, सो द अंडर साइड ऑफ नैप शुड बी वेंटेड टू द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे लिख रहा है ना, अंडर साइड ऑफ नैप को में वेंट करना है टू द एटमॉस्फेयर, सो दैट हमारा जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना रहे। तो बेसिकली हम वेंट कर दे रहे हैं, तो दैट जो निगेटिव प्रेशर है वो ना बने। तो ध्यान रखना है, सप्रेस्ड वियर में इज ऑलवेज प्रोवाइडेड विद दी वेंटिलेशन, सो दैट जो निगेटिव प्रेशर बनने के चांसेस हैं वो ना रहे। ठीक है, दूसरा कि ओपन चैनल फ्लो के मदन मोहन दास की बुक है पेज 223 में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि सप्रेस्ड वियर में जो नैप है ये चैनल के साइड वॉल्स को टच कर रही है, जहां पर एयर ट्रैप हो जाती है। एयर ग्रेजुअली फॉलिंग नैप से क्लियर होती है, और जिसकी वजह से हमारा प्रेशर बिलो द नैप डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, धीरे धीरे ये नैप क्या है, ये अब अंदर की तरफ खिंचती आ रही है टुवर्ड्स द वियर ड्यू टू दिस लोअरिंग इन प्रेशर। तो इसकी वजह से हमारा डिजाइन डिस्चार्ज इफेक्ट होता है। इसकी वजह से इस इफेक्ट को हटाने के लिए हम वेंटिलेशन होल्स प्रोवाइड कर देते हैं कुछ ऐसे, जिसकी वजह से जो हमारा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि प्रेशर बिलो द नैप रिमेन्स ऑलवेज एटमॉस्फेरिक। ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन हम ऐसा अरेंजमेंट करके रखते हैं कि हमारा नैप के नीचे जो प्रेशर है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक रहे। तो इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, इस बुक का आपका जो सेकंड वाला मदन मोहन दास की बुक लगाई मैंने, इसको आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स को जिप्सम कब ऐड किया जाता है सीमेंट में, इस पर डाउट था, तो मैं बता दूं, जब आप क्लिंकर बनता है उससे पहले ही आप इसको मिक्स कर लेते हो जिप्सम को, और फिर ग्राइंडिंग के लिए जाते हैं। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ग्राइंडिंग ऑफ द क्लिंकर, रेफरेंस के लिए मैंने बुक लगाई हुई है बार्न्स की स्ट्रक्चर्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ सीमेंट के लिए, इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि नेचुरल एनहाइड्राइट इज फाउंड इन सम जिप्सम्स एंड एडेड टू अदर्स एट क्लिंकर जिप्सम ग्राइंडिंग स्टेज। यानी ग्राइंडिंग के समय आपका ये दोनों मिक्स हो चुके हैं, यानी इसे आपने पहले ऐड करके मिक्स कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो दिया है वही होगा। थ्रू ब्रिज में भी आपका जो फ्लोरिंग है, बेसिकली आप देख रहे हो ये फ्लोरिंग जो है ये सुपर स्ट्रक्चर के बॉटम पे है। ये आपका फ्रेम जो है ये सुपर स्ट्रक्चर है, इसके बॉटम पे जो है ये ब्रिज दिख रहा है, ये भी आपके सुपर स्ट्रक्चर का बॉटम जो है जस्ट फॉर द पियर कैप। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी इन्होंने दिया है, सो करेक्ट है। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए है, जहां पे ब्रिज फ्लोरिंग प्रोवाइडेड द बॉटम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। इसमें भी इन्होंने कोई इसमें ऑब्जेक्शन आपको रेज नहीं करना है। गेजिंग साइड पर हमारा जो डिस्चार्ज है एट स्टेज एंड वाटर सरफेस इज राइजिंग एंड क्यू ऑफ द डिस्चार्ज इज एट द सेम स्टेज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो ऑप्शन दिया इन्होंने वही होगा, क्यू आर शुड बी ग्रेटर देन क्यू एफ। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। आई होप जितने भी डाउटफुल क्वेश्चंस थे सिविल इंजीनियरिंग पार्ट के आई हैव कवर्ड,
और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।